सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू द रिवीजन सीरीज। एक ऐसा सीरीज जो कि सभी जे एस्पिरेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जो टॉपिक हम लोग यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं दैट इज योर थर्मल कंडक्शन एंड रेडिएशन, यानी कि हीट ट्रांसफर हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। अलॉन्ग विद कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करते चलेंगे बीच बीच में। ठीक है, हमने इससे पहले ऑलरेडी थर्मल प्रॉपर्टीज कर रखा है जहां पे हमने थर्मोमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन एंड योर वेरी इंपॉर्टेंट कैलोरीमेट्री कंप्लीट किया है। तो इस वीडियो को देखने से पहले उसको जरूर देख के आए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। क्लियर है एकदम। आप जरूर से हमारा ये जो टेलीग्राम चैनल है एडिनिटी फॉर फिजिक्स, इसको भी ज्वाइन करके रखें, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग अपने सारे वीडियोस एंड पीडीएफ्स को शेयर करते हैं। आपसे कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। क्लियर एकदम। आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले, कुछ भी नहीं छूटने वाला है। बहुत से बच्चों के मन में डाउट्स आता है कि क्या सर ये वीडियो सफिशिएंट है। बच्चा, इट इज मोर देन सफिशिएंट। इतना सफिशिएंट वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। क्लियर है एकदम। तो यहाँ पे हम लोग मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, थर्मल कंडक्शन का जो बेसिक आपका इक्वेशन है, एनालॉजी विद द ओम्स लॉ जो कि आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करता है, इंटरफेस एंड जंक्शन टेम्परेचर, इस पे आपको बहुत न्यूमेरिकल बनता आया है और बनेगा आगे भी। राइट, टेम्परेचर वेरिएशन एट स्टेडी स्टेट जहाँ पे हमको ग्राफ देखना होता है, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, अगेन न्यूमेरिकल यहाँ से बहुत निकल के आता है। रेडियल हीट कंडक्शन 2021 जेईई मेन में इस पे सवाल आया था, बच्चे जनरली इसको इग्नोर करते हैं, नहीं करना है। फ्रीजिंग ऑफ लेक, थर्मल रेडिएशन, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग, very very important, right? Variation of body temperature as per Newton's laws, average form of Newton's laws of cooling जिसपे again numerical बहुत से बनते हैं, and at the last Wien's displacement law। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं, ये आपको कंप्लीट 12th है रिवीजन में, ये आपको कंप्लीट 11th है। ये सभी लिंक्स आपको इस प्रेजेंटेशन में है, और इस प्रेजेंटेशन का जो पीडीएफ फॉर्मेट है वो भी आपको नीचे मिल जाएगा डिस्कशन बॉक्स में। आपको कंप्लीट नोट्स मिलेगा। राइट, सपोज कीजिए कि आपको अर्थ मैग्नेटिज्म रिवाइज करना है, अच्छे से समझना है। राइट, आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, वो वीडियो खुल जाएगा। आपको लेट अस से फ्लूइड स्टैटिक्स को अच्छे से समझना है, फ्लूइड प्रॉपर्टीज करना है, लिंक पे क्लिक किया, वीडियो खुल गया। ठीक है, आई होप आपको यहां तक चीजें एकदम क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक थर्मल कंडक्शन। राइट, तो सबसे पहले हम लोग यहां पे समझ लेते हैं हमारे पास किस किस तरीके का मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप का है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। आप में से बहुत लोगों ने इसका नाम सुना भी होगा। कंडक्शन में बेसिकली क्या होता है, कंडक्शन में आपका जो एटम्स होता है वो एक ही जगह पे रहता है, लेकिन वो वाइब्रेट करता है। वो वाइब्रेट करने से अपने नेबरिंग एटम को भी एनर्जी ट्रांसफर करता है। इस तरीके से आपका जो एनर्जी है या फिर जो आपका हीट है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचता है। यानी कि हमें मीडियम की ज़रूरत है, लेकिन पार्टिकल आपको एक्चुअली में एक जगह से दूसरे जगह नहीं मूव करता है, वो बस अपने ही पोजीशन पे वाइब्रेट करता है। लेकिन कन्वेक्शन में आपको मीडियम तो चाहिए, लेकिन पार्टिकल ही आपको एक जगह से दूसरे जगह पे मूव कर जाता है। अभी आपको डायग्राम के थ्रू एग्जांपल भी दिखा दिया जाएगा। और रेडिएशन जो होता है उसमें बेसिकली हमें कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे आपको जो एनर्जी ट्रांसफर होता है दैट इज थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। राइट, यानी कि जो सन से जो आपको एनर्जी हमारे अर्थ तक आ रही है वो भी बेसिकली आपको रेडिएशन है। आपके रूम में जो ट्यूबलाइट है, बल्ब है, वहां से भी आपको रेडिएशन एमिट हो रहा है। राइट, अच्छा यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं। सपोज ये आपका फायर है। राइट, सो फायर के ऊपर जो आपको एयर है वो गर्म हो जाती है, और गर्म एयर आपको पता है वो लाइटर होती है, तो वो ऊपर मूव कर जाएगी, और इस तरीके से इस आदमी के हाथ को भी गर्माहट महसूस होती है। तो ये बेसिकली कन्वेक्शन है, जहां पे गर्म हवा ही ऊपर मूव कर गई पूरी की पूरी। लेकिन ये जो रॉड है, रॉड का ये वाला जो हिस्सा है, एंड वाला हिस्सा है, वो गर्म होता है, लेकिन यही हीट आपको यहां धीरे धीरे फ्लो करते करते यहां तक ट्रांसफर हो जाती है। ये आपको कंडक्शन है। क्लियर एकदम। और साइड से जो हीट इस वाले आदमी को मिल रही होती है दैट इज थ्रू रेडिएशन। क्लियर एकदम। तो इस तरीके से आप एग्जांपल को समझ सकते हैं। अब हम लोग यहां पे डिटेल में बात करते हैं अबाउट योर कंडक्शन। क्लियर एकदम। तो मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे एक रॉड है, और इस रॉड का जो लेंथ है वो कैपिटल L है। इसका लेफ्ट एंड का एक टेम्परेचर फिक्स कर दिया गया है T1, और राइट साइड का टेम्परेचर है T2। क्रॉस सेक्शन एरिया इज कैपिटल A। क्लियर एकदम। तो यहाँ पे होगा क्या कि अगर T1 आपका T2 से ज़्यादा है, हीट जो है वो हमेशा आपको फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की ओर मूव करती है
ट्रैवल करती है। तो यहाँ पे भी आपको हीट जो है वो लेफ्ट से लेके राइट की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देगी। लेकिन होता क्या है, शुरुआत में इनिशियली आप रॉड के किसी भी एक पॉइंट को पकड़ ले तो उस पॉइंट का टेम्परेचर समय के साथ वेरी करता जाता है, उसे हम कहते हैं ट्रांजिएंट स्टेट, राइट। उसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत एडवांस लेवल पे उस पे सवाल बनता है। जेईई मेंस की बात करें तो उस पे सवाल बिल्कुल भी नहीं बनने वाला है ट्रांजिएंट स्टेट पे, ठीक है। लेकिन आफ्टर अ सर्टेन टाइम, ठीक है, कुछ देर बाद रॉड के हर लोकेशन का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, उसे हम कहते हैं स्टेडी स्टेट, ठीक है। और जब रॉड के हर लोकेशन का टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया है तो रॉड के थ्रू जो आपको हीट फ्लो कर रहा है पर सेकेंड वो भी कांस्टेंट हो जाता है और उसे हम कहते हैं हीट करंट। उसे हम चाहे तो स्मॉल आई से डिनोट कर सकते हैं और ये आपको होता है रेट ऑफ हीट फ्लो, dQ/dt। क्लियर एकदम। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो अपना होता है KA/L ब्रैकेट T1 माइनस T2, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। K आपका क्या है, K इज बेसिकली दी मटीरियल प्रॉपर्टी, इसको हम कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। अगर किसी मटेरियल की K वैल्यू ज़्यादा है यानी कि वो अपने थ्रू हीट कंडक्शन बहुत अच्छे क्वांटिटी में करेगा, अगर किसी का K वैल्यू बहुत कम है यानी उसके थ्रू हीट का कंडक्शन नहीं होता है। सो बेसिकली वो एक अच्छा इंसुलेटर कहलाएगा। क्लियर है एकदम। अच्छा, dQ/dt है यानी कि इसका यूनिट आपको हो जाएगा जूल्स पर सेकेंड। अच्छा, dQ/dt अगर कांस्टेंट है इसका मतलब हम लोग स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग स्टेडी स्टेट की ही बात हमेशा करेंगे। क्लियर है। ये आपका थर्मल कंडक्टिविटी, इसका यूनिट आप ध्यान में रख सकते हो वॉट पर मीटर डैश केल्विन। क्लियर एकदम। अच्छा, अब ये जो आपका पूरा यहाँ पे हमने इक्वेशन देखा है इसका बेसिकली एक बहुत सुंदर एनालॉजी निकल के आता है ओम्स लॉ के साथ। जो बच्चे 12th में इस टॉपिक को देख रहे हैं वो तो 12th में करंट इलेक्ट्रिसिटी डिटेल में पढ़ रखे हैं और जो बच्चे 11th में इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी 10th में ओम्स लॉ के बारे में जरूर पढ़ रखे हैं। तो यहाँ पे ध्यान से मेरी बातों को देखिएगा। सपोज कीजिए ये आपके सामने एक रेजिस्टर है, रेजिस्टर के लेफ्ट एंड पे पोटेंशियल V1 है और राइट एंड पे आपको पोटेंशियल V2 है। अगर V1 और V2 सेम नहीं है, सपोज कीजिए लेट अस से दैट V1 इज मोर देन V2, तो आपको जो करंट है इस रेजिस्टर में लेफ्ट से राइट फ्लो करेगा। करंट भी आपको फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये वही बात हो गई कि आपको जो हीट करंट है वो फ्लो करता है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो आप देख सकते हैं दोनों चीजों में सिमिलैरिटी है भर भर के, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे आप ये जानते हैं कि जो आपका करंट फ्लो होगा ओम्स लॉ के द्वारा ये दिया जाता है I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज योर V1 माइनस V2 अपॉन दी रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर। क्लियर एकदम। और इस रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है ये भी आप जानते हैं, रो L बाई A, वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी, लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्लियर एकदम। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखें हम इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से इस बात को फॉलो कीजिएगा। I इज इक्वल टू T1 माइनस T2 और ये जो आपका KA/L था ना, इस K को हमने डिनोमिनेटर में ले आया है तो आप देख सकते हैं L/KA हो गया है, राइट। और इस L/KA को हम लोग कहते हैं RTH यानी कि थर्मल रेजिस्टेंस। तो अब आप देख सकते हैं ये जो आपको आया है T1 माइनस T2 अपॉन R और ये V1 माइनस V2 अपॉन R, ये दोनों देखने में हूबहू एक जैसा इक्वेशन है, एक जैसा फॉर्मूला है। क्लियर एकदम। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये जो आपका थर्मल रेजिस्टेंस है किसी भी रॉड का वो कितना हो जाएगा L/KA। L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर या फिर रॉड, K इज द थर्मल कंडक्टिविटी एंड A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। आप लेंथ किसको कंसिडर करते हो, लेंथ वो होता है जिसके अलोंग आपको हीट करंट फ्लो कर रहा है। क्लियर एकदम। अच्छा, इससे आपको बेनिफिट क्या मिलता है, आप करंट चैप्टर में जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है सीरीज वाला पैरेलल वाला रेजिस्टेंस का, वो यहाँ पे भी वैलिड है। अगर आपके पास दो रॉड सीरीज में है तो आप थर्मल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वो सभी हम लोग थ्रू एग्जांपल्स आगे देखेंगे। क्लियर एकदम। इस बात को लेकिन ध्यान में रखना है, कभी भी हमें हीट करंट निकालना होगा या फिर रेट ऑफ हीट फ्लो तो हम लोग T1 माइनस T2 अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस कर दिया करेंगे, जहां पे आपका थर्मल रेजिस्टेंस हो जाएगा L/KA। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग यहाँ पे इंटरफेस एंड जंक्शन टेम्परेचर की। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने सिचुएशन क्या है, आप देख सकते हैं दो रॉड्स हैं,
ये वाला रॉड है जिसका थर्मल कंडक्टिविटी है K1, लेंथ है इसका L1, और ये वाली रॉड है थर्मल कंडक्टिविटी K2 एंड इसका लेंथ है L2। क्रॉस सेक्शन एरिया इज कैपिटल A। हाँ, अच्छा, तो रॉड का जो लेफ्ट मोस्ट है इसका टेम्परेचर T1 है और राइट मोस्ट का टेम्परेचर T2 है। ठीक है, हमसे पूछता है कि बताओ एट स्टेडी स्टेट ये जो इंटरफेस है ना, जहां पे ये लोग ज्वाइंट है, इसका टेम्परेचर कितना होने वाला है। क्लियर एकदम। अच्छा, अब देखिए हम लोग किस तरीके से यहाँ पे इक्वेशन बनाना सीखेंगे। हमें इक्वेशन बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखिए, ये रॉड आपको बेसिकली सीरीज में है। ठीक है, यानी कि इन दोनों रॉड्स के थ्रू आपको हीट करंट तो सेम ही फ्लो करने वाला है। जो हीट करंट आई यहां पे फ्लो कर रहा है वही हीट करंट यहां पे भी फ्लो करेगा। तो क्यों ना हम इन दोनों रॉड्स के हीट करंट को इक्वेट कर दें, है ना। और हीट करंट तो हमें लिखना आता है। अगर हम इस पहले रॉड की बात करें तो T1 माइनस टी अपॉन इस रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस, राइट। तो आप यहां पे ध्यान से देखिए, T1 माइनस टी अपॉन L बाई के था, सो L1 बाई K1 इंटू ए। दोनों रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू T माइनस T2। अब आपको हीट करंट जो है वो लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा है, यानी कि T1 T से बड़ा होगा और T T2 से बड़ा होगा। सो T माइनस T2 अपॉन L बाई के, तो इस वाले रॉड का लेंथ अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया। अब आपको सिर्फ इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप इसको रीअरेंज करेंगे और आपको यहाँ पे कैपिटल T की वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्लियर एकदम। यहाँ पे ध्यान रखना है, ये पहले वाले रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस है और ये दूसरे वाले रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे जो दूसरा वैरायटी होता है दैट इज योर जंक्शन टेम्परेचर, यानी कि आपको 3 रॉड दे दी जाएगी, इस तरीके से ज्वाइंट है और हमसे इस जंक्शन का टेम्परेचर पूछा जाता है। ठीक है, हमको बता देगा कि ये वाले रॉड का लेफ्ट एंड का टेम्परेचर T1 है, ये वाली रॉड का T2 और यहाँ का टेम्परेचर T3 है। आपको इन तीनों रॉड्स का डायमेंशन दिया हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं कि इस जंक्शन का टेम्परेचर जो है वो कैपिटल T है। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली हम लोग एक लॉ लगाते हैं जो कि 12th में आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सिखाया जाता है, विच इज योर किरचॉफ्स जंक्शन रूल, राइट। तो हम लोग यहाँ पे रूल क्या लगाने वाले हैं, मान लीजिए कि इस जंक्शन से ही आपको हर डायरेक्शन में हीट करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि I1 भी आपको इधर जा रहा है, I2 इधर जा रहा है और I3 इधर जा रहा है। सो एज पर द किरचॉफ जंक्शन रूल हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दैट I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। अगर कोई बच्चा 11th में से सुन रहा है और ये लॉ के बारे में नहीं जानता है तो फिर भी इसे समझ के फिलहाल के लिए याद कर ले। ठीक है, इसको कैसे हमें सवाल को अप्रोच करना है, क्योंकि सवाल का अप्रोच सीख जाओगे ना तो विद इन 30 सेकेंड्स आपसे ये सवाल क्रैक हो जाएगा, राइट। सो I1 प्लस I2 प्लस I3 शुड बी इक्वल टू 0। अब I1 हमको लिखना आता है क्योंकि I1 क्या होता है, T माइनस T1। एक बारी आपने I1 की डायरेक्शन अज्यूम कर ली, यानी कि T आपको T1 से बड़ा है, आपने ऐसा माना है, तो I1 को क्या लिखोगे, T माइनस T1 अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ दिस रॉड, राइट। I2 को क्या लिखोगे, T माइनस T2 अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ दिस रॉड। तो इस तरीके से हमने यहां पे लिखा है, राइट। T माइनस T1 अपॉन R1 प्लस T माइनस T2 अपॉन R2 प्लस T माइनस T3 अपॉन R3 इज इक्वल टू 0। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपको कैपिटल T की वैल्यू निकल के आ जाएगी। R1 R2 R3 कितना है, तो वो इतना हो जाएगा। आपके पास सबका फॉर्मूला है, आपको सवाल में सारी वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, हम लोग इसके ऊपर चलिए न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला आपके सामने यहाँ पे एग्जांपल है, जेईई मेन 2019 9 अप्रैल सेकंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। 30 सेकंड का सवाल है ये, 30 सेकंड के अंदर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप में अभी भी कॉन्फिडेंस आ चुका है तो आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें, सवाल को ट्राई करें और फिर आके इसका सोल्यूशन को देखें। सवाल में हमसे क्या बोलता है कि आपके पास यहाँ पे 2 मटेरियल है, 2 रॉड है, एक का लेंथ D है और एक का लेंथ 3D है। इसका थर्मल कंडक्टिविटी 3K, इसका थर्मल कंडक्टिविटी कैपिटल K, और दोनों रॉड का आपको क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। इसका लेफ्ट एंड का टेम्परेचर θ2, इसका θ1। θ2 हमको बोलता है कि θ1 से ज्यादा है, राइट। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए इस इंटरफेस का टेम्परेचर कितना होने वाला है। तो ध्यान से अगर आप इसके सोल्यूशन को समझे तो कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल वही है ना, कि दोनों रॉड में आपको हीट करंट तो सेम फ्लो करने वाला है, यानी कि अगर हम पहले रॉड की हीट करंट की बात करें तो वो आपको हो जाएगा θ2 माइनस थीटा अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट रॉड दैट इज L बाई के। इसका लेंथ D है अपॉन
3K इज द थर्मल कंडक्टिविटी इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल टू, अगर हम दूसरे रॉड की बात करें तो थीटा माइनस थीटा 1, राइट, थीटा माइनस थीटा 1 इज अ टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन लेंथ इज 3D अपॉन KA। आपको बस इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें तो लेफ्ट और राइट में d बाई KA कट जाएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे, आपको थीटा निकल के आने वाला है थीटा 1/10 प्लस 9 थीटा 2/10 विच इज योर ऑप्शन नंबर डी। 30 सेकेंड के अंदर सवाल 100% सॉल्व हो सकता है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। 2001 का ये सवाल है, 3 rods मेड ऑफ सेम मटेरियल। तो सवाल को पढ़ते वक्त ही गिवन चीजों को अपने दिमाग में सेट करते चाहिए या फिर लिखते जाइए। 3 rods मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड हैविंग द सेम क्रॉस सेक्शन। मटेरियल सेम है यानी कि तीनों का थर्मल कंडक्टिविटी सेम है, तीनों का हमें कहता है कि क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है। ईच रॉड इज ऑफ द सेम लेंथ, तीनों का यानी K सेम, L सेम, एरिया सेम, यानी तीनों रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस सेम दे रखा है। द लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर केप्ट एट 0 and 90। तो आप देख सकते हैं ये 0 है, ये 90 है, ये 90 है, तो हमसे इस जंक्शन का टेम्परेचर पूछा जा रहा है। सो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे मान लिया है I1, I2 एंड I3 और जंक्शन टेम्परेचर को हमने कैपिटल T मान लिया है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमने क्या सीखा था कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। अगर हमने तीनों का ही डायरेक्शन को बाहर माना है तो तीनों का समीशन 0 होना चाहिए। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर T माइनस 0 अपॉन R। तो ये वाला चीज है, I3 है, T माइनस 90 अपॉन R, T माइनस 90 अपॉन R, यानी कि I1 प्लस I2 है वो दोनों। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको यहां से T निकल के आने वाला है 60 डिग्री सेल्सियस। क्लियर एकदम। अब यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करने वाली बात है, यहां पे ध्यान से चीजों को ऑब्जर्व कीजिए। हमने I1, I2, I3 का डायरेक्शन अपने मन से माना था, लेकिन जब हमने सॉल्व किया तो हमने पाया कि कैपिटल T जो है वो 60 डिग्री सेल्सियस है। ये 60 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि जो आपको हीट करंट होता है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर आता है। इसका मतलब क्या है कि I3 की डायरेक्शन तो सही निकली, लेकिन I1 और I2 का डायरेक्शन ये नहीं होगा, इसका ठीक उल्टा होगा। 90 से 60 की तरफ आपको करंट आ रहा होगा। तो कल को हमसे सवाल भी पूछता कि इस वाले रॉड में हीट करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो पहले हम T की वैल्यू निकालेंगे, वो 60 आएगी। उसके बाद हम अपना जजमेंट पास करेंगे कि भैया I1 का डायरेक्शन ये नहीं है, ये है, ये आपको I1 होगा, ये आपको I2 होगा, राइट। तो इसके थ्रू वी कैन कमेंट ऑन ट्रू डायरेक्शन ऑफ हीट करंट्स। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको भी होना चाहिए। ठीक है, बढ़िया है। अब यहां पे हम लोग बात कर लेते हैं टेम्परेचर वेरिएशन एट स्टेडी स्टेट। ध्यान से चीजों को देखिएगा। आपके सामने ये एक रॉड है, रॉड का लेफ्ट टेम्परेचर T1 है और राइट टेम्परेचर आपका T2 है। ये एक जनरल बात हम लोग यहां पे करने वाले हैं। रॉड का जो लेंथ है वो L, थर्मल कंडक्टिविटी कैपिटल K, क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A। जब एक स्टेडी स्टेट अचीव हो जाता है तो मैंने आपको बताया था कि रॉड के हर पॉइंट का टेम्परेचर फिक्स हो जाता है, लेकिन हर पॉइंट का टेम्परेचर डिफरेंट भी होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेफ्ट एंड से जब आप x डिस्टेंस पे गए हो तो इस पॉइंट का, इस लोकेशन का टेम्परेचर जो है वो Tx है। ठीक है, तो हमें जानना है ये Tx की वैल्यू क्या है एज अ फंक्शन ऑफ x। तो हम लोग यहाँ पे वही फंडा इस्तेमाल करेंगे। हम लोग यहाँ पे 2 बार हीट करंट लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस रॉड है ना, ये एक सिंगल रॉड है, तो पूरे रॉड में आपको जो हीट करंट होगा वो तो सेम ही होने वाला है। तो एक बारी हम लोग T1 माइनस Tx के बीच में हीट करंट लिखेंगे और एक बारी हम लोग पूरे रॉड के बीच में लिखेंगे, यानी कि T1 माइनस T2 के बीच में हम लोग हीट करंट लिखने जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि T1 माइनस Tx अपॉन इतने से रॉड का थर्मल resistance which is your x by Ka is equal to, पूरे रॉड के लिए अगर हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे T1 माइनस T2 अपॉन L अपॉन Ka। आप इसको रीअरेंज करेंगे, आपको ये इक्वेशन निकल के आएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग इक्वेशन है। ये बेसिकली आपको y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट को मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है, यानी कि स्लोप नेगेटिव है। तो ग्राफ जो होगा वो देखने में कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो ग्राफिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, राइट। तो आप यहां पे देख सकते हैं जब x की वैल्यू 0 थी तो T1 है विच इज कंप्लीटली फाइन। जब x की वैल्यू कैपिटल L है तो टेम्परेचर T2 है विच इज ऑल्सो वेरी मच फाइन। क्लियर। और यहां पे आप देख सकते हैं जो स्लोप का मैग्नीट्यूड होगा दैट इज T1 माइनस T2 अपॉन L। ठीक है, और नेगेटिव साइन तो बस इतना बता रहा है कि स्लोप आपको इस तरीके से होने वाली है। ठीक है एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पे बात करते हैं हम लोग
इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी की। इसके ऊपर आपको बहुत इंटरेस्टिंग सवाल भी पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या है। ठीक है, हमें दो तरीके से पढ़ना है, सीरीज एंड पैरेलल, राइट। सो जब हमसे कोई सवाल पूछता है कि भैया आपके पास दो रॉड है, दोनों रॉड का आपको डायमेंशन दिया हुआ है, लेंथ L1 है, थर्मल कंडक्टिविटी K1, लेंथ L2 एंड थर्मल कंडक्टिविटी K2। मान लेते हैं कि दोनों रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। हमसे पूछता है कि बताओ इस सिस्टम का इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या है। इसका मतलब पता है क्या है कि हमें निकालना क्या है, क्योंकि एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो आपको रटने की जरूरत नहीं फॉर्मूला। हमें यह निकालना है कि इस रॉड के जगह, इन दो रॉड्स के जगह हम एक सिंगल रॉड इस्तेमाल यूज करना चाहते हैं जिसका लेंथ तो दोनों के लेंथ के बराबर हो, यानी कि L1 प्लस L2 हो, राइट। हमें एक सिंगल रॉड इस्तेमाल करना है, तो सिंगल रॉड का थर्मल कंडक्टिविटी, उस सिंगल रॉड का थर्मल कंडक्टिविटी कितना होना चाहिए ताकि इन दोनों का थर्मल रेजिस्टेंस सेम हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। हमें एक ऐसा रॉड चाहिए जिसका थर्मल रेजिस्टेंस सेम हो, तो वैसा होने के लिए इस K की वैल्यू क्या होनी चाहिए, व्हाट इज दिस K इक्विवेलेंट, राइट। सो बेसिकली हमको इन दोनों का थर्मल रेजिस्टेंस को इक्वेट करना है। अब लेफ्ट साइड में आपको दो रॉड सीरीज में है, यानी कि अगर पहले वाले का R1 है दूसरे का R2 है तो दोनों को ऐड कर देंगे, राइट। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप यही करते हो ना, दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में होता है तो यहाँ पे बेसिकली R1 प्लस R2 इज इक्वल टू इस वाले का थर्मल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट। नाउ R1 इज L1 बाई K1A, L2 बाई K2A इज इक्वल टू इस वाले रॉड का व्हाट इज द थर्मल रेजिस्टेंस L1 प्लस L2 अपॉन K इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया। आप इसको रीअरेंज करेंगे, आपको ये बन के आ जाएगा। तो फॉर्मूले को याद करने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, आप इसे बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर एकदम। अब यहां पे बात करते हैं कि अगर आपके पास दो रॉड पैरेलल में हो, ठीक है, तो ऊपर वाले रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, नीचे वाले का A2, ऊपर वाले का थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, नीचे वाले का K2 है, और दोनों की लेंथ बराबर है। तो हमसे पूछा जाता है कि फिर से बताइए इसका इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा, यानी कि हमने सेम ज्योमेट्री का एक सिस्टम मान लिया है। तो अब इस सिंगल रॉड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हो जाएगा A1 प्लस A2, लेंथ इसका कैपिटल L ही रहेगा, और इसका जो आपका थर्मल कंडक्टिविटी है वो है K इक्विवेलेंट। तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों सिस्टम के थर्मल रेजिस्टेंस को इक्वेट कर देना है। तो अब आप जानते हैं ना कि लेफ्ट वाला तो पैरेलल में है, तो पैरेलल वाला लगेगा फॉर्मूला, यानी कि 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, तो वही करेंगे 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 इज इक्वल टू 1 बाई R इक्विवेलेंट, राइट। अब R आपको होता है L बाई KA, तो 1 बाई R आपको क्या हो जाएगा K बाई L, सो K1 A1 बाई L प्लस K2 A2 बाई L इज इक्वल टू K इक्विवेलेंट। इसका एरिया कितना है A1 प्लस A2 अपॉन L। आप इसको रीअरेंज करेंगे, आपको ये इक्वेशन या फिर ये फॉर्मूला बन के निकल जाएगा। क्लियर है। तो बस कॉन्सेप्ट को ही ध्यान में रखिए, क्योंकि इसके ऊपर आपको सवाल बनता है 2019 12 जनवरी शिफ्ट 1। सवाल हमसे बोलता है कि आपके पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर ऑफ रेडियस r इज सराउंडेड बाय अ सिलेंड्रिकल शेल ऑफ इनर रेडियस कैपिटल R एंड आउटर रेडियस 2r। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द इनर सिलेंडर इज K1 और बाहर वाले का K2 है, राइट। तो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए और फिर आके इसका सोल्यूशन को देखिए। तो आपके सामने यहां पे सिस्टम कुछ ऐसा है, क्लियर है। अंदर में आपके पास जो मटेरियल है ना, जिसका रेडियस कैपिटल R है, उसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, ठीक है। और यहां बीच में जो आपको एक मटेरियल है जो इस ब्लू डॉटेड से दिखाया जा रहा है, राइट, जिसका आपको इनर रेडियस तो R है लेकिन आउटर रेडियस 2r है, ठीक है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K2 है। तो हमें बेसिकली बताना है व्हाट इज द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। अब आप समझ सकते हैं कि ये दोनों K1 और K2 बेसिकली पैरेलल में है, ठीक है। हमें यहां पे लास्ट लाइन को समझिएगा, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सिस्टम फॉर हीट फ्लोइंग अलोंग द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। तो हीट आपको लेफ्ट टू राइट फ्लो करने वाला है, ठीक है। मान लेते हैं सिलेंडर की जो लेंथ है वो कैपिटल L है, बढ़िया है। तो यहां पे लगेगा फंडा वही वाला, कौन सा वाला, तो ये वाला 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 इज इक्वल टू 1 बाई R इक्विवेलेंट। तो लगाइए, ठीक है। सो व्हाट इज 1 बाई R1, 1 बाई R का मतलब होता है K बाई L, ठीक है। तो अब अंदर वाले का K बाई L लिखना है हमको। तो अंदर वाले का K वैल्यू कितना है, K1 है,
एरिया कितना हो जाएगा, दिस येलो क्रॉस सेक्शन एरिया विच इज योर पाई आर स्क्वायर अपॉन लेंथ कैपिटल एल मान लिया, प्लस अब इस ब्लू डॉटेड का हमको लिखना है K/L, तो इसका थर्मल कंडक्टिविटी इज K2, क्रॉस सेक्शन एरिया इस ब्लू डॉटेड लाइन का क्या लिखोगे, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, जहां पे आपका R2 स्क्वायर मतलब क्या है 2R का होल स्क्वायर, so this is your 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अपॉन L is equal to again K equivalent into एरिया, राइट। अब हमें जो एरिया लेना है वो एक ऐसा सिंगल सिलेंडर लेना है जिसका 2R रेडियस होना चाहिए, यानी कि इस पूरे का एरिया विच इज योर सिंपली पाई इंटू 2R का स्क्वायर, सो पाई 4R स्क्वायर अपॉन लेंथ L। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको यहां पे रिजल्ट निकल के आ जाएगा K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस 3K2 अपॉन 4, एंड दिस इज मैचिंग अप विथ ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है एकदम। आपको ध्यान रखना है यहां पे जो आप एरिया लेते हो वो टोटल एरिया होता है, वो टोटल एरिया होता है। अगर आपने यहां पे भी देखा हो, यहां पे अगर आपने देखा हो तो ये टोटल एरिया था A1 प्लस A2, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर एकदम, बढ़िया है। अब यहां पे बात कर लेते हैं रेडियल हीट कंडक्शन के। यहां पे आपके सामने क्या है, एक स्फेरिकल शेल है, ठीक है, जिसका इनर रेडियस R1 है और आउटर रेडियस आप देख सकते हैं R2 है। इनर सरफेस का जो टेम्परेचर है वो T1 है और बाहरी वाले सरफेस का टेम्परेचर जनाब T2 है। अगर T1 T2 से ज्यादा है तो आप इस बात को समझ सकते हैं जो आपको हीट करंट होगा, जो आपको रेट ऑफ हीट फ्लो होगा वो चारों डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। तो अगर कोई हमसे I की वैल्यू पूछे एट स्टेडी स्टेट तो हम यही बोलेंगे कि सर T1 माइनस T2 अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम। लेकिन जनाब इस सिस्टम का थर्मल रेजिस्टेंस सॉल्व करना ये कोई डायरेक्ट वाली बात नहीं है, यहां पे आपको लगेगा इंटीग्रेशन। सर क्यों यहां पे इंटीग्रेशन लगने वाला है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता था L/Ka। L क्या होता है, लेंथ जो वो हीट करंट क्रॉस करने वाली है, तो लेंथ तो ये वाली है विच इज योर R2 माइनस R1, थर्मल कंडक्टिविटी K है, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया अगर आप ध्यान से देखें तो जब ये हीट करंट बाहर की तरफ जा रही है तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो वो एरिया को क्रॉस कर रहा है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। जब वो इनर मोस्ट सरफेस पे था तब आपको अंदर वाला सरफेस एरिया था दैट इज योर 4 पाई R1 स्क्वायर, जब वो आउटर वाले सरफेस को जस्ट पहुंचने वाला है तब सरफेस एरिया है 4 पाई R2 स्क्वायर, और बीच में तो कंटिन्यूअसली आपको एरिया बढ़ ही रहा है। तो जब ऐसा कंटिन्यूअस वेरिएशन आता है देन कम्स द रोल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इसका रिजल्ट आपको याद रखना है, दिस इज थर्मल रेजिस्टेंस व्हिच इज इक्वल टू गिवन बाय दिस। इसका डेरिवेशन आपको अगले ही पेज में बता दिया जाएगा कि कहां पे आपको मिलेगा, हमारे ही चैनल पे है, ठीक है। अच्छा, यहां पे आपके पास एक सिलेंड्रिकल शेल भी हो सकता है जहां पे आपको इनर वाले सरफेस का टेम्परेचर T1 है, बाहरी वाले का T2 है, इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2 और लेंथ जो है वो कैपिटल L है। तो अगेन आपको यहां पे रेडियली चारों डायरेक्शन में आपको हीट करंट फ्लो करेगा। तो जो आपको I की वैल्यू होगी अगेन T1 माइनस T2 अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस, वेयर द थर्मल रेजिस्टेंस इज गिवन बाय दिस इक्वेशन log R2 by R1 अपॉन 2 पाई थर्मल कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय L इज लेंथ। क्लियर है। अब आप ध्यान से देखिए इसका बेनिफिट कितना मिलता है। हमें 2021 जेईई मेंस अगस्त अटेम्प्ट में एक सवाल पूछा गया था विच इज एग्जैक्टली दिस थिंग। हमसे यही पूछा गया था कि आपके पास एक स्फेरिकल शेल है, थर्मल कंडक्टिविटी R1 R2 आपको सब दिया गया था, हमसे पूछा जाता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हीट करंट, सो बेसिकली रेट एट विच हीट फ्लोस, वही पूछा है dQ/dt, यानी कि आपसे स्मॉल I की वैल्यू ही पूछी जा रही है। क्लियर एकदम। अगर कोई बच्चा इस चीज को जानता था राइट तो वो डायरेक्टली यहां पे ऑप्शन नंबर 1 को टिक करके आ जाता, बट स्टिल ये वीडियो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारे ही चैनल के PYQs में सॉल्व्ड है। आपको जस्ट इस लिंक पे क्लिक करना है, इस लिंक को क्लिक करोगे तो एक वीडियो खुलेगा, उस वीडियो के क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इसका डिटेल्ड डेरिवेशन मिल जाएगा। क्लियर है एकदम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्रीजिंग ऑफ लेक के बारे में। ये कॉन्सेप्ट आप में से बहुत से बच्चों ने देखा है, पढ़ा है, लेकिन बहुत कम को ये समझ में भी आता है। तो ध्यान से यहाँ पे चीज़ों को सुनिए, आपको गारंटीड समझ में आएगा। अच्छा, तो यहाँ पे हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है टाइम टेकन टू फ्रीज डेप्थ y,
ठीक है, आपके पास यहाँ पे एक लेक है, अभी ये लेक बिल्कुल भी फ्रीज नहीं हुआ है, समय शून्य है अभी इस समय, राइट। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर -T डिग्री सेंटीग्रेड है। सो एट T = 0 लेक स्टार्ट्स टू फ्रीज फ्रॉम द टॉप। तो समय शून्य पे टॉप से जो आपका लेक है नीचे के डायरेक्शन में फ्रीज होना शुरू करता है। तो मान लेते हैं कि किसी जनरल टाइम T पे आपको y डेप्थ फ्रीज हो गया। तो क्योंकि फ्रीज हो गया तो हमने यहाँ पे इसे वाइट कलर से दिखा दिया है बर्फ बोलने के लिए, ठीक है। सो एट टाइम T वाइट डेप्थ फ्रीजेस, बढ़िया है। अब अगले dt टाइम में, ये है t टाइम में, इसके बाद एक बहुत छोटे से टाइम इंटरवल dt में हम मान लेते हैं कि dy थिकनेस फ्रीज होने वाला है। ये जो dy थिकनेस का लेयर था जहां पे आपको पानी था वो अब फ्रीज होने वाला है। तो जब कोई चीज फ्रीज होती है ना तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होती है। पानी आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होती है, ठीक है। कैलोरीमेट्री अगर नहीं क्लियर है तो हमारा रिवीजन वीडियो को देखे, वहां पे डिटेल अंडरस्टैंडिंग है, राइट। अच्छा, तो ये जो लेयर है वो बेसिकली dq हीट लूज करके अब फ्रीज होने जा रही है। अब ये dq हीट आपको क्यों ऊपर फ्लो करने वाला है? क्योंकि इस लेयर का टेम्परेचर 0 है, इस लेयर का टेम्परेचर टॉप मोस्ट का -T है, तो हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। क्लियर है एकदम? बढ़िया है, अच्छा है। अब ध्यान से यहां पे इक्वेशन को फॉलो कीजिए। ये क्या है? तो ये आपको थर्मल कंडक्शन का इक्वेशन है। dq/dt = Ka/y डॉट टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, जो सबसे शुरुआत में हमने देखा था, है कि नहीं। सो दिस इज टेम्परेचर डिफरेंस y, 0 -T। सो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाने वाला है। तो ये आपको तो टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे कैपिटल T है। K इज व्हाट? K इज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दिस थिंग विच इज योर आइस। A is what? A is the cross section area of the top surface, right? And Y is this thickness, this length जो ये dq हीट को क्रॉस करना पड़ेगा अभी। क्लियर एकदम? अगर हम इस dt को, जो टाइम आपका dt टाइम है, उसे अगर हम राइट साइड ले जाए तो ये आपको राइट साइड में ऐसा बनेगा। और ये जो dq है ना, ये dq क्या है? ये dq हीट लूज करने के बाद ये पानी बर्फ बना। तो क्या हम इस dq को लिख सकते हैं मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? और ये मास किसका है? तो इस बहुत पतले से लेयर का छोटा सा dm मास है। क्लियर है? अब हमें इस dm मास को लिखना है। तो dm क्या मास होता क्या है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो डेंसिटी और वॉल्यूम क्या लिखोगे? क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू dy। ये जो थिकनेस है मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट। अब यहां पे क्या है? आपका एरिया कट जाने वाला है। चीजों को रीअरेंज कीजिए, यहां पे y dy है, यहां पे dt है, मारिए इंटीग्रल साइन, राइट। जब समय शून्य था तो y की वैल्यू 0 थी, कोई भी आपको लेयर नहीं फ्रीज हुआ था। किसी जनरल टाइम t पे y डेप्थ फ्रीज हो चुका है। आप इसे इंटीग्रेट करेंगे, आपको t = ये निकल के आने वाला है। आप इस चीज को बस ध्यान में रखें, एटलीस्ट इतना ध्यान में रखें कि टाइम इज प्रोपोर्शनल टू y का स्क्वायर, ठीक है। इस पे आपका कोई भी न्यूमेरिकल हैंडल हो जाएगा बहुत आसानी से। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया है, ठीक है, बढ़िया है। चलिए हम लोग यहाँ पे अब एंटर करने जा रहे हैं थर्मल रेडिएशन में। बच्चों को इसमें बहुत तकलीफ है, कसम से कह रहा हूं, बहुत इजी है। थर्मल रेडिएशन इज वेरी वेरी इजी। ये एक स्टोरी की तरह, एक कहानी की तरह है, राइट। तो मेरे साथ साथ कहानी को सुनते चलिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें थर्मल रेडिएशन के बारे में, आपको सब कुछ पता है कि रेडिएशन को ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, राइट। ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है। सबसे पहले यहाँ पे आपका आता है प्रीवोस्ट थ्योरी। यहाँ पे आपको 2 से 3 थ्योरी है, ठीक है। सब कुछ सारी थ्योरी आपको एक एक बात बताती है। तो यहाँ पे आपको समझना क्या है, आपके पास कोई भी अगर बॉडी है, कोई भी बॉडी, राइट, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अगर 0 केल्विन से ज्यादा है। 0 केल्विन क्या होता है सर? तो सर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अगर 0 से ज्यादा है तो वो बॉडी अपने टेम्परेचर के वजह से हीट रेडिएट करेगी। आप, हम, कोई भी बॉडी हीट रेडिएट कर रही है, ठीक है। अच्छा, और क्या बोला गया इसके अंदर? एक तो हीट रेडिएट कर रही है, और अगर सराउंडिंग का कोई टेम्परेचर है तो सराउंडिंग के टेम्परेचर की वजह से ये बॉडी हीट एब्जॉर्ब भी कर रही है प्रति सेकेंड, पर सेकेंड। क्लियर एकदम? अच्छा, और क्या क्या बोला गया? अगर कैपिटल T यानी कि बॉडी की टेम्परेचर अगर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा है तो वो बॉडी जितना हीट लूज कर रही है ना,
उससे कम हीट एब्जॉर्ब कर पा रही होगी, राइट। सो रेडिएटेड इज मोर देन द एब्जॉर्ब्ड, राइट। रेडिएशन ज्यादा हो रहा है, एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है। कहने का मतलब है कि अगर वो बॉडी 100 जूल लूज कर रहा है तो शायद 50 जूल एब्जॉर्ब कर रहा होगा पर सेकेंड। क्लियर एकदम। अगर टीएस के बराबर है, अगर बॉडी के टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर है, इसका मतलब वो बॉडी जितना हीट रेडिएट कर रहा है उतना ही एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा, राइट। अच्छा, दूसरा आपका आता है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ ये बोलता है, बड़ा सिंपल सा लॉ बोलता है कि जो बॉडी जितना अच्छा रेडिएट करता है एनर्जी, उतना ही अच्छा एब्जॉर्ब भी करता है। अ गुड एमिटर आर ऑल्सो गुड एब्जॉर्बर, ठीक है। अब बॉडी कितना अच्छा एमिटर है, कितना अच्छा एब्जॉर्बर है, उसको डिनोट करने के लिए आपके पास यहाँ पे दो सिंबल होता है, स्मॉल ई एंड स्मॉल ए, राइट। तो क्योंकि जो बॉडी जितना अच्छा है उतना ही अच्छा एब्जॉर्बर भी है, तो ई की वैल्यू आपको अप्रोक्सीमेटली ए के बराबर ही होती है और ये आपको 1 से छोटी होती है। ई का जो नाम होता है, टेक्निकल जो नाम होता है, दैट इज योर एमिसिविटी, राइट। ये सब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। और ए का नाम होता है आपको एब्सॉर्बिटिविटी। क्लियर है एकदम। अच्छा, ब्लैक बॉडी क्या होता है सर? तो ब्लैक बॉडी वो बॉडी होती है जिसके ऊपर आपने जितना भी रेडिएशन दिया है वो सब का सब 100% एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी उससे बेटर एब्जॉर्बर कोई भी बॉडी नहीं है, या फिर उससे बेटर एमिटर बॉडी कोई भी नहीं है। तो एक ब्लैक बॉडी का ई वैल्यू या फिर ए वैल्यू 1 होता है। तो ये आपका बेसिकली रेफरेंस होता है ब्लैक बॉडी। जो भी बॉडी होगी और वो इससे कम ही होने वाली है, वो 1 से छोटी होने वाली है। क्लियर एकदम। अच्छा, तीसरा अपना आता है स्टीफेंस लॉ। यहां पे सिर्फ स्टीफेंस लॉ लिखा गया है। स्टीफेंस लॉ ने अपना जो लॉ दिया था वो सिर्फ ब्लैक बॉडी के लिए दिया था। उसने बोला कि अगर कोई ब्लैक बॉडी है जिसका टेम्परेचर कैपिटल टी है और इसका जो सरफेस एरिया है, बॉडी का सरफेस एरिया, वो एरिया जो कि एक्सपोज्ड है हीट रेडिएट करने के लिए, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो वो जो हीट रेडिएट कर रहा है पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ हीट रेडिएशन इज dq by dt गिवन बाय सिग्मा a t to the power 4। सिग्मा इज सम कांस्टेंट, इसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। a आपका सरफेस एरिया है और t आपका क्या है? बॉडी का टेम्परेचर, पावर 4 है। क्लियर एकदम है। सिंपल सा यहां तक कहानी है। लेकिन भैया ये तो जो था आपका वो सिर्फ ब्लैक बॉडी के लिए था। अब इसी में आपका बोल्ट्जमैन भी एंटर कर जाते हैं। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ अब आपको नेक्स्ट कहानी है, ठीक है। सब कुछ एकदम कहानी की तरह चल रहा है। नेक्स्ट स्टोरी है आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का। तो वो आपको एक जनरल कहानी है, यानी कि वो जनरल बॉडी के लिए है। तो अब आप यहां पे एक ई भी इंट्रोड्यूस करने वाले हो, ठीक है। इसके पहले तक आपको E1 था क्योंकि ब्लैक बॉडी था, तो यहां पे E लिखा हुआ नहीं है, राइट। यहां पे E लिखा यानी कि वो एक जनरल बॉडी के लिए है। बढ़िया है। तो एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर T है, सराउंडिंग का टेम्परेचर TS है, बॉडी का जो सरफेस एरिया है जो एक्सपोज्ड है वो कैपिटल A है, बॉडी का मास स्मॉल m, बॉडी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S है, ठीक है। अच्छा, तो बॉडी अपने खुद के टेम्परेचर के कारण यहां पे हीट रेडिएट कर रहा है विच इज गिवन बाय सिग्मा E A T to the power 4। लेकिन वहीं सराउंडिंग के टेम्परेचर के कारण वो कुछ हीट एब्जॉर्ब भी कर रहा है विच इज योर सिग्मा E A TS to the power 4, राइट। अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा है तो हम ये बात जानते हैं कि वो हीट रेडिएशन ज्यादा करेगा, यानी ये जो वैल्यू है इस वैल्यू से ज्यादा है। इफेक्टिवली इसका मतलब आपका बॉडी एक नेट हीट लॉस कर रहा है, राइट। सो नेट रेट ऑफ हीट लॉस बाय द बॉडी इज व्हाट? दिस माइनस दिस। बात समझ में आ रहा है? वो मान लीजिए 100 जूल दे रहा है और 50 जूल एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इफेक्टिवली कितना दे रहा है? 100 माइनस 50। सो वही क्या हमने यहां पे सब्ट्रैक्ट कर दिया है, वेयर T इज मोर देन TS, बॉडी का टेम्परेचर इज मोर देन सराउंडिंग टेम्परेचर, राइट। और इस सिग्मा को हम लोग कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आपको जो भी आपका सवाल होगा, क्वेश्चन होगा, वहां पे आपको ये दिया रहेगा, ठीक है। ई क्या है? एमिसिविटी है, ए आपका सरफेस एरिया है। क्लियर एकदम। बढ़िया है। अब यहां पे आप खुद ही लॉजिकली सोचिए, अगर आपका ये बॉडी हीट नेट हीट लूज कर रहा है, यानी कि समय के साथ उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। बॉडी का टेम्परेचर कब तक डिक्रीज होता है? बॉडी का टेम्परेचर तब तक घटेगा जब तक वो सराउंडिंग के टेम्परेचर को मैच ना कर ले, जब तक वो स्टेडी स्टेट अचीव ना कर ले, राइट। उसका टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर बराबर होना चाहिए। लेकिन तो अभी क्या हो रहा है? क्योंकि वो एक नेट हीट लूज कर रहा है, उसका टेम्परेचर भी लूज होने वाला है, राइट। तो रेट ऑफ कूलिंग भी हमें जानना है। अब बात को समझिएगा, यहां पे हमारे पास
जो हमने कैलोरीमेट्री में सीखा है, दैट इज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, राइट। अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू एम एस डी टी बाई डी टी। यहाँ पे आपको चेंज इन टेम्परेचर है, यहाँ पे आपको चेंज इन टाइम है। यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन क्यों लगाया है? क्योंकि सर यहाँ पे आपको टेम्परेचर गिर रहा है, राइट, टी इज डिक्रीजिंग, तो डी टी आपको एक नेगेटिव टर्म है, राइट। तो हमने यहाँ पे एक नेगेटिव साइन अपने मन से लगाया है ताकि आपको ये ओवरऑल टर्म जो है वो पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि डी क्यू बाई डी टी आपको एक पॉजिटिव टर्म है, वो आपको रेट ऑफ हीट फ्लो है, वो एक पॉजिटिव टर्म है। अच्छा, तो अगर हम इस डी क्यू बाई डी टी की जो वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली है, इसे यहाँ पे डाल दें, ठीक है, और चीजों को रीअरेंज करें, तो आपको ये जो चीज है क्या है, डी टी बाई डी टी, ये आपको है रेट ऑफ कूलिंग, तो ये आपको निकल के आ जाता है माइनस सिग्मा ई ए बाई एम एस टी टू द पावर 4 माइनस टी एस टू द पावर 4। क्लियर है एकदम? यहां पे आपको ध्यान रखना है, टी बॉडी का टेम्परेचर है, टी एस आपको सराउंडिंग का टेम्परेचर है। तो ये जो आपका इक्वेशन है ना, इस पे भी आपको न्यूमेरिकल बनता है, और अभी आपके सामने एक न्यूमेरिकल आपको दिखाया जाएगा। ये सवाल अगेन 2019 जेईई मेन 8 अप्रैल शिफ्ट 1, राइट। देखने में सवाल बहुत बड़ा दिख रहा है और बहुत से बच्चों को ये सवाल मुश्किल लगता है, लेकिन है नहीं, राइट। तो पहले आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं, फिर इसका सोल्यूशन आप जरूर देखें। सवाल में हमसे कहता है टू आइडेंटिकल बीकर्स। अब सवाल को पढ़ते पढ़ते ना अपने मन में सोचिए भी, आइडेंटिकल बीकर्स है, राइट। ए एंड बी कंटेन्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू डिफरेंट लिक्विड्स, राइट, एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड ईच एंड लेफ्ट टू कूल डाउन। तो आपके पास दो बर्तन है, दो बीकर है, दोनों बीकर आइडेंटिकल है, दोनों बीकर के अंदर जो लिक्विड है उनका वॉल्यूम भी आपको सेम है, और दोनों लिक्विड का शुरुआती टेम्परेचर भी 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। दोनों को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। लिक्विड इन ए हैज डेंसिटी दिस मच, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिस मच, और बी का डेंसिटी इतना है और स्पेसिफिक हीट इतना है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स देयर टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ स्कीमेटिकली? अज्यूम द एमिसिविटी ऑफ बोथ द बीकर्स टू बी सेम। होनी ही थी क्योंकि दोनों आइडेंटिकल बीकर है, राइट। अच्छा, अब यहां पे ध्यान से सॉल्यूशन को देखिए और समझिए। हमें ये इक्वेशन पता है रेट ऑफ कूलिंग का, क्या है, डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू दिस मच, राइट। अच्छा, अब यहां पे आप ध्यान से चीजों को समझिए। मास को आप क्या लिख सकते हो, लिक्विड का मास ना, यहां पे m क्या है, यहां पे m आपका वो लिक्विड का मास हो जाएगा, राइट। तो मास को आप क्या लिखोगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो हमने यहां पे लिख दिया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्लियर एकदम? अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो सिग्मा आपको कांस्टेंट है, दोनों ही सिस्टम के लिए, दोनों ही वेसल का, बीकर का आपको ई वैल्यू सेम है, राइट। ए क्या है, सरफेस एरिया, वो भी आपको सेम होगा, आइडेंटिकल बीकर है, सब कुछ सेम है। डेंसिटी आपको दोनों लिक्विड का अलग अलग है, वॉल्यूम दोनों लिक्विड का सेम है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों लिक्विड का अलग अलग है। यानी कि यहां पे ये सब कोई कांस्टेंट है, और रो और एस पे जो आपको है गेम बनने वाला है, किसका, डी टी बाई डी टी के मैग्नीट्यूड का। स्लोप है बेसिकली, डी टी बाई डी टी क्या है, टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप है वो। तो हमें पता चल गया कि स्लोप इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रो एस। तो हमें यहाँ पे सिर्फ रो एस को सॉल्व करना है। अगर आप यहाँ पे जो आपका लिक्विड ए है उसकी डेंसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का प्रोडक्ट देखिए तो वो इतना आने वाला है। यहाँ पे आपके पास डेटा है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है चुपचाप, और डेंसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बी को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपको इतना निकल के आएगा। यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, क्लियर एकदम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रो एस वैल्यू फॉर ए इज लेसर, ये 16 इंटू 10 टू द पावर 5 है, यहाँ पे 40 है। यानी कि ए के लिए ये डिनोमिनेटर छोटा है, विच मीन्स स्लोप ए का बड़ा होने वाला है। स्टीपनेस, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है, यानी कि आपको जो कूलिंग होने वाला है, डी टी बाई डी टी क्या बताता है, कूलिंग, यानी कि आपको जो कूलिंग होने वाला है वो ए में जल्दी होने वाला है, जल्दी होने वाला है। कूलिंग ऑफ ए इज फास्टर, और ये चीज आप ग्राफ नंबर बी में देख सकते हो। आप किसी भी टाइम पे अगर देखो तो ए का टेम्परेचर कम है और बी का टेम्परेचर ज्यादा है, ए आपको जल्दी कूल कर रहा है। आप इसको यहाँ पे स्लोप बना के भी देख सकते थे। अगर हम यहाँ पे 60 डिग्री सेल्सियस पे स्लोप बनाए, टैंजेंट बनाए, तो आप देख सकते हैं ए का जो ये टैंजेंट है, राइट, ये ज्यादा स्टीपर है, ये स्टीपर है आपको। क्लियर एकदम? तो इस तरीके से हमने सवाल को भी हैंडल कर लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे बात करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग की। बहुत से बच्चे इसका इंतजार कर रहे थे, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। यहाँ पे क्या पॉइंट है,
ये लॉ जो है वो तभी एप्लीकेबल है जब आपके बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के क्लोज हो। बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा तो होना चाहिए, तभी तो वो कूल करेगा, लेकिन उनके बीच का डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि T माइनस टी एस को हमने डेल्टा टी माना है, एंड दिस डेल्टा टी इज स्मॉल, राइट। तो अगर हम इसी इक्वेशन को रीअरेंज करें तो आपको कैपिटल T मिलेगा टी एस प्लस डेल्टा टी। अब यहां पे देखिए हम लोग किस तरीके से इस इक्वेशन में छेड़खानी करने वाले हैं। ये कौन सा इक्वेशन है, समझ में आ रहा है ना? ये वही वाला इक्वेशन है, डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस सिग्मा ई ए अपॉन एम एस। यहां पे था टी टू द पावर 4, तो टी की जगह हमने इसको पुट किया टी एस प्लस डेल्टा टी, राइट। तो इसको पुट किया माइनस टी एस टू द पावर 4। अच्छा, अब यहां पे से इस पूरे ब्रैकेट में से टी एस टू द पावर 4 को हमने कॉमन खींच के यहां पे ले आए हैं, यहां पे, राइट। आप देख सकते हैं, तो यहां पे आपको ब्रैकेट के अंदर ऐसा कुछ बन जाएगा। अच्छा, अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो डेल्टा टी जो है वो आपको एक छोटी वैल्यू है, तो डेल्टा टी बाई टी एस आपको और भी छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो यहां पे हम बेसिकली बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाने जा रहे हैं, जहां पे हम ये बोलते हैं कि 1 प्लस एक्स टू द पावर एन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, अगर आपको एक्स 1 से छोटी है तो बहुत ज्यादा। अच्छा, तो अगर हमने ऐसा लगाया तो ये 4 जो है बेसिकली यहां पे आके मल्टीप्लाई होने वाला है, तो ऐसा ही हो जाएगा 4 इंटू डेल्टा टी बाई डेल्टा टी एस माइनस 1। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 1 और ये माइनस 1 कट जाएगा, टी एस इस पावर 4 को कट करेगा तो ये 3 बन जाएगा, और आपके पास इफेक्टिवली ये बच जाएगा। और डेल्टा टी को आप क्या बोलते हो, डेल्टा टी तो आपके पास है ही टी माइनस टी एस, तो ये आपका हो गया है। और ये जो टर्म है ना, ये बेसिकली आपका कांस्टेंट हो जाता है 4 सिग्मा ई ए टी एस क्यूब, क्योंकि सराउंडिंग टेम्परेचर हम जनरली कांस्टेंट ही लेके चलते हैं, अपॉन एम एस, राइट। तो ये कांस्टेंट है, तो यहां से हम कह सकते हैं दैट द रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी एस। यही आपको डेफिनेशन है न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग का। वो कहता है कि अगर आपको ऐसा कंडीशन है दैट द बॉडी टेम्परेचर इज क्लोज टू द सराउंडिंग टेम्परेचर, इन दैट केस वी कैन से दैट द रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस, बॉडी टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, अगर आपका बॉडी न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग को फॉलो कर रहा है, इन दैट केस हमें डिराइव करना है, हमें पता करना है कि किसी भी जनरल टाइम टी पे बॉडी का टेम्परेचर क्या होने वाला है। क्लियर है? तो यहीं से आपको सब कुछ करना है ना। यहां पे इस पूरे टर्म को तो आपने कोई कांस्टेंट सी मान लेना है, राइट। इस स्मॉल डी टी को राइट साइड लेके जाओ, टी माइनस टी एन को टी माइनस टी एस को लेफ्ट साइड लेके आओ और फिर इंटीग्रेट कर दो। वही तो हमें यहां पे करना है नेक्स्ट टॉपिक में, वेरिएशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर एज पर न्यूटन्स लॉ, राइट। अच्छा, तो ये हमारा न्यूटन्स लॉस का वो जो लास्ट इक्वेशन था, जहां पे हमने इस वाले टर्म को एक कांस्टेंट सी मान लेना है। सी क्या है, इतना होता है। इस सी की वैल्यू को, इसके फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब क्या करना है, स्मॉल डी टी को राइट साइड और इस टी माइनस टी एस को लेफ्ट साइड लेके आ जाओ। क्लियर है? यहां पे इसे इंटीग्रेट कीजिए। मान लीजिए कि समय शून्य पे इनिशियली बॉडी का टेम्परेचर कुछ टी नॉट था और किसी जनरल टाइम स्मॉल टी पे बॉडी का टेम्परेचर कैपिटल टी है। आप इसे इंटीग्रेट करेंगे, यहां पे आपको लॉग वॉग का चक्कर बनेगा, चीजों को रीअरेंज करेंगे, आपको ये फाइनल इक्वेशन निकल के आने वाली है, टी इज इक्वल टू टी एस प्लस टी नॉट माइनस टी एस ई टू द पावर माइनस सी टी, वेयर सी इज इक्वल टू दिस कॉन्स्टेंट, राइट। आप इस इक्वेशन को वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है शुरुआत में कितना है, टी नॉट है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर टी एस है। टी नॉट टी एस से ज्यादा रहा होगा, जाहिर सी बात है। समय के साथ आपका बॉडी जो है टेम्परेचर लूज करेगा और फाइनली स्टेडी स्टेट पे एट द एंड ऑफ द डे क्या होने वाला है, बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। तो अगर यहां पे आप टी की जगह जीरो पुट करो, करके देखो। अगर आपने यहां पे टी की जगह 0 पुट किया तो ये पूरा टर्म आपको 1 हो जाने वाला है, टी एस माइनस टी एस कट जाएगा, टी नॉट बचेगा, जो कि सही बात है। समय शून्य पे बॉडी का टेम्परेचर टी नॉट था और स्टेडी स्टेट का मतलब है टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो अगर आपने यहां पे टी को इन्फिनिटी पुट किया है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी सिर्फ टी एस बचने वाला है, यानी बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर को मैच कर गया है। और यही ग्राफ हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि सेम ग्राफ आपसे प्रीवियस ईयर पूछा गया था, ठीक है। एक भी बात को इग्नोर मत कीजिए यहां पे। तो इस इक्वेशन का यही आपके सामने ग्राफ है, राइट। आई होप आपको ग्राफ जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, राइट। अब यहां पे आप ध्यान से देखिए, 2013 जेईई मेंस में आपसे सवाल पूछा गया था, सेम सवाल, जहां पे आपको ये ग्राफ ही चुनना था, राइट। आपको बस ये ग्राफ को चुनना था, सेलेक्ट करना था, ठीक है। यही ग्राफ है ये वाला,
चलिए, तो अब यहाँ हम लोग बात करते हैं एवरेज फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसके ऊपर आपको काफी न्यूमेरिकल बनता है। बच्चे इससे पता नहीं क्यों घबराते हैं, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, ठीक है। तो इसके पहले जो हमने यहाँ पे देखा है, इससे आपको बेसिकली एग्जैक्ट सोल्यूशन मिलता है, लेकिन जब आपको एग्जामिनेशन में सवाल आता है तो जनरली हम इसे एवरेज फॉर्म से ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि इससे आपका समय बचता है और आपको कोई बहुत ज़्यादा एरर भी देखने नहीं मिलता है, राइट। तो अगर आपकी बॉडी जो है वो T2 टेम्परेचर से T1 टेम्परेचर कूल होती है इन टाइम T, तो आप यहां पे बेसिकली इस इक्वेशन के जगह एवरेज यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली dt के जगह आप यहां पे यूज करेंगे डेल्टा T, यानी कि T2 माइनस T1। T2 इज द हायर टेम्परेचर ओवर हियर एंड T1 इज द लोअर टेम्परेचर जहां तक वो कूल डाउन हुआ है, राइट, इन द टाइम इंटरवल स्मॉल t। सी आपको वही कोई कांस्टेंट हो गया, राइट। यहां पे कैपिटल T की जगह आप यूज करेंगे एवरेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, सो T2 प्लस T1 अपॉन 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर। आपको बस इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करना है, राइट। एग्जांपल के तौर पे यहां पे आपके सामने एक न्यूमेरिकल है, आप इसको देख सकते हैं, जेईई 2021 जुलाई अटेम्प्ट का ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। आप सवाल को पढ़िए, खुद से सॉल्व कीजिए और फिर आके इसका सॉल्यूशन देखिए। सवाल में हमसे कहता है कि इन 5 मिनट्स अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 75 डिग्री सेल्सियस टू 65 डिग्री सेल्सियस एट रूम टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें सराउंडिंग टेम्परेचर दिया है, बॉडी 75 से 65 तक कूल डाउन करता है 5 मिनट में, राइट। द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट 5 मिनट इज गोइंग टू बी हाउ मच सेंटीग्रेड। तो अगले 5 मिनट के बाद बॉडी का टेम्परेचर कितना होने वाला है। तो हमें इसी इक्वेशन को बेसिकली 2 बार इस्तेमाल करना है। पहला जो हमारे पास यहाँ पे गिवन चीज है उसके लिए हम इसे एक बार इस्तेमाल करने जा रहे हैं। सो T2 माइनस T1 की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे 75 माइनस 65 अपॉन द टाइम विच इज योर 5 मिनट्स इज इक्वल टू C ब्रैकेट राइट, एवरेज टेम्परेचर 75 प्लस 65 अपॉन 2 माइनस योर सराउंडिंग टेम्परेचर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो स्मॉल c की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2 अपॉन 45। अब दोबारा से हमें इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करना है। अब हम ये बोलेंगे कि अगला जो 5 मिनट है वहां पे जो आपका बॉडी है वो 65 डिग्री सेल्सियस से कूल डाउन होने वाला है किसी T टेम्परेचर तक। तो अब हम क्या लिखेंगे, 65 माइनस T अपॉन 5 मिनट इज इक्वल टू, अब हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू है 2 अपॉन 45, राइट। The average temperature is 65 plus capital T upon small 2 minus 25। अब हमें बस इसे सॉल्व करना है। आपको कैपिटल T की वैल्यू निकल के आने वाली है 57 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दैट वाज द आंसर। इट वाज अ इंटीजर टाइप क्वेश्चन। क्लियर एकदम। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज योर वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इस कॉन्सेप्ट को करने के बाद हम लोग 2 बहुत ही बेहतरीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी देखने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिए। वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में बेसिकली हमको क्या बोलता है कि अगर आपके पास एक ब्लैक बॉडी है और वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, तो जो एनर्जी वो निकाल रहा है उसमें अलग अलग वेवलेंथ मिलने वाला है, ठीक है। एक ही वेवलेंथ की एनर्जी नहीं होगी, बहुत वैरायटी ऑफ वेवलेंथ का आपको एनर्जी होगा। तो उसी का स्पेक्ट्रम का बेसिकली इन्होंने प्लॉट करा है, दैट इज योर इंटेंसिटी वर्सेस द वेवलेंथ, राइट। तो यहां पे ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि अगर बॉडी की टेम्परेचर मान लीजिए कैपिटल T1 है, बॉडी के टेम्परेचर कैपिटल T1 है, तो एक पर्टिकुलर ऐसा वेवलेंथ होगा जिसके लिए आपको इंटेंसिटी मैक्सिमम होने वाली है, एनर्जी रेडिएटेड आपको मैक्सिमम होने वाली है इस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए। तो हमने इसे बोला है लैम्डा m1। अगर आपने बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको ही बढ़ा दिया, उसको ही इंक्रीज कर दिया, तो ये पूरा का पूरा जो कर्व है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो अब जो आपका वेवलेंथ है जिसके ऊपर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलने वाला है, दैट इज योर लैम्डा m2, लेकिन वो लैम्डा m1 से लेफ्ट साइड डिस्प्लेस हो गया है। इसी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो यहां पे लॉ क्या निकल के आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहां पे समझ में आएगा कि आपने बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाया तो वेवलेंथ घटा है, डिक्रीज हुआ है। ऑब्वियसली इस एक्सिस पे आप देख सकते हैं लैम्डा m1 जो है वो ज्यादा है, मोर है लैम्डा m2 से, राइट। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे आपने देखा कि ये जो आपका वेवलेंथ है जिस पे आपको इंटेंसिटी पीक करता है वो वेवलेंथ डिक्रीज हो गया। तो आप कह सकते हैं कि उनके बीच में इनवर्स रिलेशन है, यानी कि लैम्डा m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t, यानी कि लैम्डा m इंटू कैपिटल T सम कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को बोला जाता है वाइन्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 2.8 इंटू 10 टू द पावर -3
मीटर केल्विन, राइट। तो कोई भी आपके पास बॉडी हो, ब्लैक बॉडी हो, अगर वो आपको हीट रेडिएट कर रहा है तो लैम्डा m और उस बॉडी की टेम्परेचर का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा। इसके ऊपर आपको एक न्यूमेरिकल भी है, आप यहाँ पे ध्यान से चीज़ों को देखिए। 2000 का आपका ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सवाल में क्या बोलता है, द प्लॉट्स ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ फॉर 3 ब्लैक बॉडीज एट टेम्परेचर T1, T2, T3 रेस्पेक्टिवली आर एज शोन, देयर टेम्परेचर आर सच दैट। तो हमें इन तीनों टेम्परेचर का बेसिकली ऑर्डर सेट करना है, कौन बड़ा है कौन छोटा। क्लियर एकदम। तो यहां पे आप इसको खुद से सॉल्व करें और फिर आके इसका आंसर को आप देखें। अच्छा, तो अगर हम यहां पे जहां जहां ये आपको पीक कर रहा है, अगर आप उसका वेवलेंथ को नीचे प्लॉट करते चले, मार्क करते चले, तो आप यहां पे क्या देख रहे हैं, हम यहां पे देख पा रहे हैं कि लैम्डा m1 सबसे छोटा है, लैम्डा m3 फिर बीच में है, फिर लैम्डा m2 जो है वो सबसे बड़ा है। और आप जानते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। किसका प्रोडक्ट? तो वेवलेंथ और टेम्परेचर का प्रोडक्ट। तो अगर वेवलेंथ सबसे छोटा यानी टेम्परेचर सबसे ज्यादा, सो T1 सबसे बड़ा है, फिर T3 है, फिर T2 है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं, तो इसको एज अ लॉ इसको अच्छे से अपने दिमाग में सेट करके चले। ठीक है, अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 2014 जेईई मेंस का ये सवाल है, लेकिन बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। सवाल में हमसे क्या बोलता है, राइट हमसे बोलता है अ पैरेलल रेज ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई हमें दे रखा है 912 वॉट पर मीटर स्क्वायर आर इंसिडेंट ऑन अ स्फेरिकल ब्लैक बॉडी। स्फेरिकल ब्लैक बॉडी यानी उस बॉडी की ई की वैल्यू 1 है, केप्ट इन सराउंडिंग्स ऑफ टेम्परेचर 300 केल्विन। हमें सराउंडिंग का टेम्परेचर भी दिया है। टेक स्टीफन कांस्टेंट एज दिस मच एंड अज्यूम दैट द एनर्जी एक्सचेंज विद द सराउंडिंग इज ओनली थ्रू रेडिएशन। यानी कि हमको कंडक्शन, कन्वेक्शन सब कुछ को इग्नोर करने बोला जा रहा है। द फाइनल स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज क्लोज टू व्हाट। तो हमसे ये पूछ रहा है कि स्टेडी स्टेट अचीव होने के बाद ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर कितना है। सो स्टेडी स्टेट का मतलब ये होता है कि बॉडी का टेम्परेचर फिक्स हो चुका है। ठीक है, सबसे पहले यहां पे जो बात दिक्कत देती है दैट इज योर पैरेलल रेज ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी। इसका क्या करना है सर, राइट तो पहले तो आप इसे खुद से ट्राई कीजिए और फिर इसका सोल्यूशन को जरूर से देखिए। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये वो आपका स्फेरिकल ब्लैक बॉडी है मान लीजिए, और आप लेफ्ट साइड से देख सकते हैं पैरेलल रेज ऑफ लाइट है जिसका इंटेंसिटी हमें सवाल में दे रखा है। ठीक है, अच्छा ये जो बॉडी है मान लीजिए कि इस बॉडी का स्टेडी स्टेट टेम्परेचर कैपिटल T है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कैपिटल TS है। क्लियर है। अब इस बॉडी पे एनर्जी दो तरीके से आ रही है। कैसे कैसे? एक तो सराउंडिंग के टेम्परेचर के वजह से भी ये बॉडी हीट एब्जॉर्ब करेगा, ऊपर से यहां से भी एक एक्स्ट्रा सोर्स के वजह से इस बॉडी को हीट मिल रही है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है, और अपने खुद के टेम्परेचर की वजह से वो हीट दे भी रहा होगा। बात समझ में आ रहा है? सो बेसिकली हम यहां पे ये कह सकते हैं कि ये बॉडी ने टोटल हीट जो एब्जॉर्ब किया है और टोटल हीट जो रेडिएट करने वाला है वो दोनों बराबर होना चाहिए आपस में। वो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, तभी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। राइट, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है? बॉडी ने जितना हीट एब्जॉर्ब किया उतना हीट वो रेडिएट भी कर रहा है ओवरऑल। राइट, अच्छा अब यहां पे सवाल उठता है कि ये जो पैरेलल रेज है इसके वजह से हम इस बॉडी पे एब्जॉर्ब होने वाला एनर्जी पर यूनिट टाइम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पे आपको एक बात समझना होगा, जब ये रेज आपको यहां पे फॉल होने वाला है तो वो बेसिकली इस लेफ्ट साइड में जो आपको ये हेमिस्फीयर है ना उस पे पूरा फॉल करेगा। राइट, तो यहां पे आप जो एरिया लोगे ना, क्योंकि यहां पे तो आपको इंटेंसिटी है, अगर आपको एनर्जी निकालना है, आपको जूल्स पर सेकेंड निकालना है, बेसिकली वॉट, अगर आपको वॉट निकालना है तो आपको इंटेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां पे आप ये कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं लोगे, सो बेसिकली यहां पे प्रोजेक्टेड एरिया लिया जाता है विच इज दी पाई आर स्क्वायर। राइट, तो ये प्रोजेक्टेड एरिया पाई आर स्क्वायर हम लोग इस्तेमाल करेंगे टू फाइंड आउट द टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड ड्यू टू दिस पैरेलल रेज ऑफ लाइट। ठीक है, अच्छा सो एट स्टेडी स्टेट हम लोग क्या बोलेंगे कि एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड इज इक्वल टू एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड। अब कितना एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है इसके वजह से, तो वो आप क्या लिखोगे 912 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। राइट,
अच्छा है। और कितना नेट एनर्जी वो रेडिएट कर रहा है, तो वो तो हम जानते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, दैट इज योर सिग्मा ई ए होल ब्रैकेट टी टू द पावर 4 माइनस टी एस टू द पावर 4। तो यहाँ पे सिग्मा ई की वैल्यू 1 है, ए क्या होगा, स्फेरिकल बॉडी का सरफेस एरिया तब लेना है इस वाले एरिया में, तो वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ब्रैकेट बॉडी का टेम्परेचर टी टू द पावर 4 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर 300 टू द पावर 4। आप इसको सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से, आपको ये निकल के आने वाला है टी इज इक्वल टू 100 अंडर रूट 11, और 11 का अंडर रूट आप अप्रोक्सीमेटली 3.3 के आसपास लोगे तो ये आपको 330 केल्विन निकल के आएगा, विच इज और ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में आया है, विच इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपको बस यहाँ पे इस वाली बात को ध्यान में रखना है कि आप इसका कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं लेंगे जब आपको एरिया से मल्टीप्लाई करना है, आप प्रोजेक्टेड एरिया लेते हो इस केस में। क्लियर है एकदम? आई होप आपको यहां तक पूरा समझ में आया है। अगर आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कुछ लिंक्स है, आई विल सून ब्रिंग सम मोर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन थर्मल प्रॉपर्टीज, ताकि आपको और बेटर यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग मिले। राइट, रिवीजन सीरीज प्लेलिस्ट का लिंक हमारा ये है। और भी अगर आपको 2021, 20, 18 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिफरेंट चैप्टर के सॉल्व करने हैं, सो ये हमारा PYQs प्लेलिस्ट का लिंक है, और ये हमारा गोल्ड माइन लिंक है जिस पे आप क्लिक करेंगे तो एक एक्सेल फाइल खुलेगा, विच इज द मास्टर एक्सेल फाइल, जहां पे हमारे चैनल का जितना भी एजुकेशनल कंटेंट है सभी का लिंक वहां पे अरेंज्ड है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड वी शैल मीट इन मोर सच वीडियोस। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।